बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन का तबल बज चुका है। कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे हैं। 4 जमातों की जानिब से मुतालबा किया गया कि इलेक्शन के जो कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे हैं उसमें 2 दिन की तौसी की जाए, और अब नई तारीख 24 तारीख कर दी गई है, 2 दिन की तौसी कर दी गई है। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही साइफर केस में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। उसके साथ साथ PTI की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे थे इलेक्शन के हवाले से। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनकी जानिब से केस दायर किया गया था उसका तहरीरी फैसला आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। और इलेक्शन कमीशन से PTI वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। लेकिन PTI के हवाले से अभी तक क्या बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, ये वाज़ेह नहीं हो सका। इस तमाम सूरत में बात करेंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतहर्रिक है, पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, मेल मुलाकातें कर रही है, इस पर भी बात होगी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। उसके साथ साथ सदीकुल फारूक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। आपकी जो रिजर्वेशंस थे, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम उनको दूर करेंगे। आप अब मुतमईन हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तमाम तरह रिजर्वेशंस को दूर किया जाए। बात हमें वो दूर ही नहीं कर सकते। हमारी पहली रिजर्वेशन तो ये है कि जो हुकूमतें हैं KP में और पंजाब में दोनों गैर कानूनी हैं। वो हुकूमतें केयर टेकर सेटअप 90 दिन के लिए आती हैं। वो पाकिस्तान के आइन की किस शिक के तहत हुकूमत कर रहे हैं, फिर जिस किस्म के वो फैसले कर रहे हैं उन फैसलों को उनके इख्तियार ही नहीं है केयर टेकर सेटअप में रह के। फॉर एग्जाम्पल, कोई उनको राइट नहीं था सेंसस अप्रूव करने का, तो उन्हीं कैसे अप्रूव किया? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के वो मेंबर ही नहीं बन सकते। इवन ये प्रेजेंट काकड़ साहब का जो सेटअप है वो भी नहीं है। आज तक कौम से अपोलोजाइज नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि उनकी ये इंटरप्रिटेशन के लॉ इज सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर उन्हें अपॉलॉजी तो करनी चाहिए थी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को खास तौर पे अथर मिल्ला के जजमेंट के बाद। अभी तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिहाज से तो हनूज दिली दूरस्त, और मैं उम्मीद रखता हूं कि सारी तो शायद दूर ना हो, लेकिन कोशिश वो भी कर लें। आवाज़ हम भी बुलंद करते रहेंगे, लेकिन एक आवाज़ हमारी है कि अब कुछ भी हो जाए इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। और जितने फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतना इस मुल्क के लिए बेहतर है। इख्तिदार जिसको भी देना चाहते हैं या साफ शफाफ इंतखाब से होता है। अगर पहली सूरत हाल है तो कौम का इतने पैसे खर्च मत करें, वैसे ही दे दें। 54 अरब रुपए ही बच जाएंगे, मुल्क को अजियत से भी बच जाएगा। और अगर वो साफ शफाफ इंतखाबात कराने की यकीन दहानी दिलाते हैं तो फिर सारी दुनिया को कहना पड़े को मेयार बनाइए कि वो आके कहें, देखें और वो कहें कि हाँ, इस दफ़ा पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो साफ और शफाफ हुए हैं। लगता नहीं कि ये मुमकिन है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ना उम्मीदी कुफ्र है। हम अपनी जगह कोशा रहेंगे, वो जो जुर्म हम पे और सितम हम पे ढाना चाहते हैं ढाते रहे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि कागजात नामजदगी फिरदौस साहब क्योंकि जमा हो रहे हैं, अब बानी PTI के भी जमा हो गए हैं और दीगर आपके रहनुमाओं के भी जमा हो रहे हैं, और निगरान हुकूमत की आपने बात की कि आपको इन पर एतराज़ात हैं। उनका काम, उनका असल मैंडेट इलेक्शन कराना है, जो उनको तारीख दी जा रही है उस पर वो करा रहे हैं, और निगरान वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं। उनका काम है, वो हुकूमत कराते हैं। DC हमें जलसों की इजाज़त नहीं देते, रैली की इजाज़त नहीं देते। हमारे वर्कर्स को उठा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स को उठा रहे हैं, जदोकोब किया जा रहा है। इसको आप क्या ये ECP करा रही है या जुडिशरी करा रही है या हुकूमत वक्त करा रही है? हमने बाकायदा ये दरख्वास्त डाली भी थी अदालतों में कि जो ROs हैं वो मुनासिब नहीं है, इसे जुडिशल ऑफिसर्स के तहत किया जाए। हमारी ख्वाहिश है कि अगर ये ROs को एडमिनिस्ट्रेटिव भी रखा जाए
तो दूसरे सूबों से लाए हुए लोगों को रखा जाए। इससे कि जब ये आरओज AROs एक सूबाई हुकूमत जिसके तहत उन्हें ओरिजिनली नौकरी मिली थी या उनके रिकमेंडेड अपॉइंटीज थे, दे ओ देयर रिलीजियंस टू देम, और उनके खानदान उसी सूबे में रहते हैं, खासतौर पे सिंध के अंदर एक आदमी अफसर होता है और बाकी जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, फार्मिंग कर रहे ठीक है, होते यानी हैं वो या आपके किसी और। तहफ्फुज़ात थे, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना और एक फैसला भी सुना उनके दिया पानी है। ने माजी में देखा है कि उन लोगों के खेतों के पानी बंद कर दिए गए, उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात लगा दिए गए, और वो बेचारे मजबूरन जो हैं वो और कुछ नहीं कर पाते, वो बैलेट के डिब्बे भर देते हैं और जरदारी साहब जिंदाबाद हो जाते हैं। ठीक है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार है। फिरदौस साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सदीकुल फारूक साहब, एक जानिब बात हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, पीटीआई तो अब भी बात कर रही है कि फील्ड ही मौजूद नहीं है, लेवल तो दूसरी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस शमीम नकवी साहब को काफ़ी दिनों के बाद सुना, देखा, सलाम कहता हूँ। खुश रहिए फिरदौस शमीम नकवी साहब, बरके शमीम फिरदौस नकवी साहब। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा, पहली बात आरओज़ और DROs की बात यह है कि 2018 के इंतखाबात के बाद अदलिया ने ऐलान कर दिया था कि आइंदा अदलिया इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं बनेगी, और उसके बाद PTI के दौरे हुकूमत में भी जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए सभी ज़िली इंतज़ामिया ने करा, नंबर 1। नंबर 2, इस दफ़ा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों चीफ जस्टिस साहिबान, हाई कोर्ट्स के जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की तहरीरी तौर पर कि जनाब आप ROs और DROs दीजिए। उन्होंने तहरीरी तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद यही ऑप्शन बाकी रह जाता था, लिहाजा ये मुमकिन नहीं था। तीसरी बात इन्होंने ये की, 2 सूबों की हुकूमतों की बात की है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के बाद बनी, उन्हीं की निगरानी रही, चल रही है। सदीकुल फारूक साहब हमारे ने साथ जमानत दी। जी जी जी, जी जी आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, ये चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये हो सकता है तो हो जाएगा। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, ये जो एतराज़ कुछ सोशल मीडिया से भी हम देख रहे हैं, या जिस तरह अभी फिरदौस साहब ने भी किया कि मुकदमात हो रहे हैं, फिर कुछ जगह पे ये कहा गया कि कागजात नामजदगी जमा कराने गए, नहीं कराने दिए गए, ये इन एतराज़ात को PMLN कैसे देखती है? पहली बात तो यह है कि इन्हें 2018 के जो कुछ इन्हें इंतखाबी माहौल, इंतखाबी मुहिम, सपोर्ट, जो RTS का बिठाना, लोगों को इधर उधर तोड़ ताड़ के इनके पास भेजना, सारी अपोजिशन की लीडरशिप को, सारी को सालों से जेलों में बंद, वो नहीं मिला। झूठे मुकदमे, जलसों की इजाज़त तो मिलनी चाहिए ना, वो नहीं। अब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम तो कहते हैं, लेकिन अगर हमारी हुकूमत हो, जिस तरह से PTI की हुकूमत थी, इन्होंने हमारे साथ जो किया, अगर हमारी हुकूमत हो तो हम इनके साथ करते, तो बात थी। नवाज शरीफ साहब 4 साल वज़ीर आज़म दोबारा रहे, अगर इमरान खान को उन्होंने कभी जेल में बंद किया हो तो मुझे बताए, नहीं बंद किया था। 5वें साल शायद खाकान जी। सदीक साहब, कुछ टेक्निकल मसाइल आ रहे हैं, आवाज़ आपकी सही नहीं सुन पा रहे। जायद गशकोरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी इस तमाम तर मामले पे शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार हैं जायद साहब, ये फरमाइएगा, आज अहम डेवलपमेंट हुई है, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनको ज़मानत मिल गई है, आप कैसे देखते हैं? और फिर PTI को भी बताया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। आप देखते हैं कि आने वाले इलेक्शंस पर ये जो 2 अहम पेशरफ थी, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी देखिए, एक तो आपके मौजूद मेहमानों को मेरा सलाम,
ये अहम बिल्कुल पेशरफ्त है मौजूदा सूरत हाल में देखते हुए कि शाह महमूद कुरैशी के लिए एक रास्ता साफ होता दिखाई देता है। आने वाले इंतखाबात में शायद वो हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बज़ाहिर ऐसा केस नहीं है जिसमें उसकी मजीद गिरफ्तारियां हों। अगर गिरफ्तारी हो भी सही तो कोई उसको सजा नहीं है, इलेक्शन लड़ने पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बानी तहरीके इंसाफ है वो तो आपको मालूम ही है, अलकादिर ट्रस्ट का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें गिरफ्तारी है, तोशाखाना में भी हैं और वो जेल में रहेंगे। और उनके खिलाफ एक फैसला भी है जो कि हाई कोर्ट ने उनकी बेल की पिटीशन भी डिसमिस कर दी थी, और वो अगर अब सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी एक मुमकिन तौर पर हो सकता है कि उसमें वो सस्पेंड हो जाए उनकी सजा, और फिर नाअहली देखनी होगी सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर ऑर्डर पास करती है। तो दिलचस्प सूरत हाल है, अभी कोई भी हतमी चीज नहीं कही जा सकती, लेकिन रास्ता थोड़ा आसान नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, जो बहुत गुज़श्ता तकरीबन 7 महीने में, आपको पता है 9 मई के बाद वो बहुत सारी चीजें भुगत रही हैं। तो ये अच्छी बात है, इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और 2 दिन और भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट, हर सियासतदान और जो भी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है वो पेपर देने की कोशिश कर रहा है, सबमिशन भी अच्छा करवा जाहिद रहा है। साहब, ये फरमाइएगा, हम जो सियासतदानों के बयानात हैं उनसे ही ये अंदाज़ा लगाते हैं या उनसे ये वाज़े होता है कि हवाओं का रुख किस जानिब है। गुज़िश्ता हफ्ते जो पाकिस्तान के अंदर सियासत का माहौल रहा, जिसमें आज के अहम फैसले और फिर उसके बाद बलूचिस्तान से कुछ अहम रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होना, अब आपको क्या लग रहा है कि जो पहले एक स्टांस PMLN की जानिब से हमें बनता हुआ नजर आता था, क्या अब भी वो कायम है या अब कुछ मुख्तलिफ हुआ है? मेरी नज़र में मुख्तलिफ हुआ है, और मैं मजीद देखता हूँ कि ये मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह यूं है, आप देखिए बलूचिस्तान में भी आपको सियासत मजीद तब्दील होती हुई नजर आएगी। आप पहले लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोमेंटम बना रही है, फिर यकदम से हमें फील हुआ कि नून लीग का एक मोमेंटम बना बलूचिस्तान में, और फिर आप दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोमेंटम बना रही है बलूचिस्तान में। और किसी हद तक लगता है कि ये शायद एक और मुकाबला हो जाएगा नून लीग और TPP के दरमियान बलूचिस्तान में कि कौन हुकूमत बनाएगा। ज़ाहिर है एक क्लस्टर ऑफ सियासी जमातें होंगी जो मिलकर हुकूमत बनाएंगी, तो बलूचिस्तान आपको तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। उसमें एक मेजर प्लेयर अभी उठते हुए सियासतदान है पाकिस्तान के नए, वो सादिक सदरानी है, जो खुद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं चागी से, और वो चेयरमैन भी हैं सेनेट से। आपको मालूम है कि कानून ये कहता है कि उनके लिए रिजाइन करना जरूरी नहीं है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो चागी से उन्होंने आज अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं, और बाप पार्टी को जो कि बिखरती हुई नजर आती है और काफी बिखरी है, वो यकजा रखने की कोशिश। और पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए ये पार्टी अहम भी है, बहुत अहम है सेंटर के लिए। और फिर जो खास बात मैं यहाँ करना चाहूंगा वो अपने जी जाहिद साहब, कोई टेक्निकल इशू आया है। फिरदौस साहब, आप जिस तरह जिक्र किया, जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, और आज क्योंकि जिस तरह जमानत शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली है, उनके हवाले से कोई केसेस मजीद नहीं हैं, अब वो अगर बाहर आते हैं और इलेक्शन में उस तरह फाल किरदार अदा करते हैं, तो इस टाइम मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखें तो वो वकला के एक बड़े धड़े ने घेरा हुआ है या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर आपको लगता है कि तंजीम साजी के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर जरा दोबारा मैनेज करना पड़ेगा चीजों को? देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक वो जज्बा है कि वो अंदर से पार्टी को नहीं बिखरेगी, इससे कि हम सबको पता है कि वी हैव बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, और हम अब जो है बिल्कुल हमें कुएं में धकेला जा रहा है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो वो डिसयूनिटी शो करेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाता है।
इसीलिए आप देखेंगे इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, कोई एक शख्स ने भी उसकी मुखालफत नहीं की, किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूं। लेकिन बानी पूरी मेंबरान पार्टी, इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए थे। जी बानी मेंबर को बहुत अरसे से निकाल दिया गया। मैं किस किस बानी पार्टी के किस किस बानी मेंबर का जिक्र करूं जो अब हिस्सा नहीं है, अभी हाजिर नहीं है, तो वो मेंबर कब थे या वो कौन सा ओहदा रखते थे। वो फिर एक शख्साना जो था जिन्हें ने उठाना चाहा उठाया, और एक मीडिया का हिस्सा है जिसने उसको हवा दी। ये जो रिवायतें ये अच्छी नहीं है। हमें इस मुल्क में जब तक ये लिफाफा जर्नलिज्म चलता रहेगा या गवर्नमेंट के इश्तिहारात के सिलसिले से मीडिया कंट्रोल होगा, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया जब तक नहीं आएगा, ये हर पार्टी को ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और इसमें कोई एक पार्टी को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। इसमें सबसे पहले मीडिया को अपने किरदार को खुद बुलंद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बड़े बाकिरदार फिरदौस साहब, हैं आपको मीडिया में। आपको कुछ सिमिलैरिटी लगती है 2018 में कुछ दीगर पार्टियां यही तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही थी जो 2023 में आप कर रहे हैं, कुछ मिलते जुलते तहफ्फुज़ात का इजहार? देखिए, बुनियादी तौर पे फिर वही मैं कहूंगा, काले चश्मे पहन के तज्जिया ना किया जाए तो बेहतर है। 2018 में हुकूमत किसकी थी? पहले वो हुकूमत थी PMLN की, और जो अपोजिशन में थी वो PPP थी। PTI का कोई उसमें अमल दखल नहीं था। 2022-23 की थी, राजा रियाज साहब कितने बड़े PTI से ताल्लुक रखते थे, वो मजाक इस मुल्क के साथ 18 माह चलता रहा। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना पूरा किरदार और ड्रामा खत्म किया, उनको माई बाप के घर में जगह मिल गई और अब वो वहां के कैंडिडेट हैं। कल ही उतर चुकी है। मेरे दोस्त सिद्दीक अल फारूक सिद्दीकी होने के ना से मैं उम्मीद है सच बोलेंगे, लेकिन सच ये कि जिस तरीके से सिंध हाउस में लोग रखे गए, उस दिन जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। अच्छा, ये ठीक है, उन सदीकुल लोगों ने फारूक साहब से पूछ लेते हैं, आपने उनकी तरफ रेफर किया है। सदीकुल फारूक साहब, आप बताइएगा, आपसे एक सवाल उन्होंने मेरी किया। बात, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल करने दें, फिर सिद्दीक अल फारूक, एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जी जी। बात ये, वो यही बात कहेंगे कर ले। कि उन लोगों ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन उनकी तस्वीरें दिखा के मेरा जवाब मिले MQM और बाकी जमातों को तोड़ा गया। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है। सिद्दीक उल फारूक साहब पूरा सच नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है झूठ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, सदीकुल फारूक साहब बताएं, क्या हकीकत है आपको लगता है? सवाल उन्होंने आपसे कर दिया। जी, पहली बात तो ये है कि इतने सीनियर मुअज़्ज़ज़ आदमी होने के बावजूद वो जो ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं कहना चाहिए ना। अपने इन्होंने जो बात की है कर दिया है, मैं अपनी बात करूंगा। जी। तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि PTI ने तो इल्ज़ाम आयद किया था एस्टेब्लिशमेंट पर कि एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़े हैं। हम पर भी इल्ज़ाम आयद किया, सब पर इल्ज़ाम आयद किया। फिर इन्होंने, इमरान खान साहब ने तो जलसा आम में कहा, बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ अदम एतमाद क्यों नाकाम नहीं की, फिर ये भी उन पर इल्ज़ाम लगाया। फिर उन्हें जो कुछ भी कहा, गद्दारी के सर्टिफिकेट भी दिए। तो इसलिए जिन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनकी बात करें ना, सच आप बोले, अपने लीडर की बातें ज़रा सामने रखें। पहले कहा साइफर जो है वो अमेरिका की साजिश है, फिर कहा अमेरिका की साजिश नहीं है, पाकिस्तान में साजिश हुई है, फिर अमेरिका की तरफ जनाब लॉबिस्ट भेजने शुरू कर दी। तो यार कुछ खुदा का खौफ भी कर लिया करो। आप अपने लीडर को ठीक कर लें, वो एक बात करे, उसकी तो 10 बातें होती हैं। दूसरी बात, मैं ये अर्ज़ करूँगा, लिफाफा जर्नलिज्म की बात की, छोटा मोटा लिफाफा हर दौर में रहा, लेकिन आपके दौर में क्या हुआ? ये जितने जर्नलिस्ट और जितने सोशल मीडिया के लोग झूठे आपने पैदा किए, 10,000 जर्नलिस्ट बेरोजगार कर दिए, गोलियां जर्नलिस्ट को आपके दौर में मारी गई, अगवा आपके दौर में हुए, चाकू छुरियां उन्हें लगे, मारा पीटा उन्हें गया, यह आपका दौर था।
अखबारों के इश्तिहारात आपने बंद अच्छा सदीकुल फारूक साहब, क्योंकि सहाफ़ियों की आपके बात लिए हो लोग रही काम है, करते हैं, हमेशा तब हुकूमत को सहाफ़ी कभी भी अच्छे नहीं लगे, ऑपोजिशन को हमेशा वो एक पेज पर लगते हैं सहाफ़ी, तो ये हर दौर का मसला रहा है। जाहिद साहब, आप क्या देख रहे हैं? हमेशा कहा जाता है नहीं, माजी से मैं सबक। एक जुमला अर्ज कर दूं। जी जी। मैं एक जुमला अर्ज कर दूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूं अच्छी तरह से। नवाज शरीफ साहब का दौर था ये 97 का। तो एक एक कॉलमिस्ट ने बहुत गलत कॉलम लिखा। मैं उस वक्त प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने बुला लिया, 1 मई का दिन था। मैं जनाब पहुंचा तो उन्होंने कहा ये देखें ये कॉलम ये इन्होंने क्या किया है, सारा गलत है। बहुत गुस्सा। मैंने कहा ठीक है जनाब, आप फरमाइए। कि ठीक है, मैं अब तो जा रहा हूँ लाहौर, हफ्ते का दिन था, आप सोमवार को आ जाएं। मैं आया, उन्होंने फिर बात की, गुस्सा किया। मैंने कहा जी इसके आप जो हकायक हैं मुझे दे दें, मैं लिख के कॉलम छपवा देता हूँ उसी कॉलम में। मियाँ साहब ने बुलवा लिया, उन्होंने हकायक दिए, मैंने लिखे छपवा दिए, बस मियाँ साहब राजी हो गए, ख़त्म। ठीक है, जायद गशोरी साहब से मैं इसी तरह शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। कुछ सहाफ़ियों पर आपने बात की, कुछ उनसे भी जान लेते हैं। जायद साहब, हमेशा कहा जाता है और ख़ास तौर पर हर फील्ड में ही और सियासत में भी कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। हम अभी भी उसी चीज़ में हैं। 2018, 2023 या 24 के इंतखाबात जब आ रहे हैं तो सेम इल्ज़ामात, बस पार्टियां बदल गई हैं, चेहरे बदल गए हैं, इल्ज़ामात सही हैं। वो पहले किसी और को लाडला कहते थे, आज वो इनको लाडला कह रहे हैं। तो हमने तो कुछ नहीं सीखा। आने वाले इंतखाबात के अंदर तो फिर उसी तर्ज से हम जा रहे हैं कि हम उनको फ्री एंड फेयर ना कह सकें। देखिए, बदकिस्मती से ये चीज तो मेरे लिए ये चौथा इलेक्शन है एज ए जर्नलिस्ट। 2008 का, फिर 13 का, फिर 18 का, और अब 24 में हम देख रहे हैं इलेक्शन। उसमें कोई तब्दीली, पहले पाकिस्तान की सियासत मुख्तलिफ थी, आज भी हुई कोई मुख्तलिफ नहीं है। कभी नवाज शरीफ बाहर हो जाते हैं, कभी बेनजीर को शहीद कर दिया जाता है, अभी इमरान खान के चांसेस हमें नहीं लगते। तो ये हम देख रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब जो बात कर रहे थे, अभी भी ये कोई मुख्तलिफ खास इसलिए नजर नहीं आता कि ना सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत देखने को मिली है। आप देखें कि इलेक्शन में सिर्फ 45 दिन बाकी रह गए हैं। आपने किसी सियासी जमात का कोई बहुत बड़ा विजन या वो मुल्क को जो चैलेंजेस सामने हैं उन्होंने वो दिया हो आवाम को कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं और हम 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ये करेंगे और साल में ये करेंगे, उनका सलूशन या कोई पेश किया है आपको नजर आता है इसमें? इलेक्शन कमीशन खुद जो बॉडी है सबसे बड़ी, उसने एम्पावर किया है अपने आप को, जिस तरह से इंडिया का इलेक्शन कमीशन है। वही कोई आरओ के इलेक्शन कहे जाते हैं, कभी वो जो पिछली जुडिशरी का इलेक्शन कहा गया था, फिर 2013 का आरओ का इलेक्शन कहा गया था। तो हर पार्टी जो लूज करती है, जिसको जहाँ कोई रुकावट आती है, वो रिगिंग और दूसरी चीजें बेतहाशा इल्जामात शुरू हो जाते हैं। मीडिया को भी अब 20 साल हो गए हैं। मीडिया का रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हमेशा हर मुल्क में रहता है, लेकिन ये मीडिया पूरी दुनिया में पोलराइज्ड है। पाकिस्तान में तो है ही, पूरी दुनिया की यही सूरत हाल है। आप देखिए दुनिया में भी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है या डेमोक्रेसी के ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। आप देखिए अमेरिका में भी पहली दफा ट्रंप के खिलाफ एक फैसला आया है कि वो एक रियासत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। उसमें बताया गया था कि कैपिटल में जो अटैक हुआ था वहां पर मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड की है एक पॉलिटिकल पार्टी के या साबिक सदर ने, पॉलिटिकल पार्टी के अहम लीडर ने। तो यही तकवीयत फिर यहाँ 9 मई के वाकयात की स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी नजर आती है। इसलिए यहाँ अदालतों के फैसले हैं, आपको तकलीफ देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोमेंटम बनाने की कोशिश करती है। आपने उस वक्त मेरा एक आर्गुमेंट बिल्ड नहीं होने दिया। मैं जनूबी पंजाब की आपको बात कर रहा था कि इसलिए मुझे तब्दीली नजर आ रही है इलेक्शन में, मुझे स्विंग, और मैं किसी भी तीनों सियासी पार्टी में से किसी को अभी राइट ऑफ नहीं करता कि कौन सी पार्टी सेंटर में हुकूमत बनाएगी या सीटें ले सकती है। पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो या फिर पीएमएलएन हो। और आप इस वक्त
पाकिस्तान जो आईपीपी है, अलीम खान की या फिर जहांगीर खान तरीन की पार्टी, उसको भी आप बेवाक नहीं कर सकते। पंजाब में वो पंजाब में अहम चैलेंज है वो होल्डर नजर आती है आपको। और फिर पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन खैबर पख्तूनख्वा में उसने इतना मोमेंटम जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं पकड़ा। लेकिन अभी 45 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान की सियासत में आपको 2 हफ्ते वेव तब्दील करने के लिए काफी होते हैं। तो वो जनूबी पंजाब में इस वक्त 25 हैवी वेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह खुसरो बख्तियार है या दूसरे जो किसी दौर में पीटीआई का हिस्सा थे, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी और वो अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने तो सेंटर में किसी को ज्वाइन करना है, आके बैठना है, और ज्यादातर ज़ाहिर है हुकूमत में बैठेंगे सब के सब। तो वो किसी भी पार्टी की झोली में अगर गिरते हैं तो सेंटर में सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। नंबर गेम हमेशा ही बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। अब ये देखना है कि कौन सी पार्टी कितने नंबर्स लेकर सेंटर में आती है। 2 बातें मैं एक ब्रेक की जाने जाना है, दूं। मैं सदीक साहब ब्रेक की जाने जाना है, उसके बाद आएंगे तो फिर इसी बार बात करेंगे कि पीटीआई को बल्ले का निशान अब तक नहीं मिला तो उनका प्लान बी क्या होगा, और फिर जिस तरह बात जाहिर साहब ने की कि आवाम के लिए क्या है सियासी पार्टियों के पास कि वो उनको वोट दें, क्या बयानियां वो लेकर इलेक्शन में आए हैं। ये माजी की बातें तो पहले भी इलेक्शंस में होती रही हैं। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सदीकुल फारूक साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जाहिद गशकोरी साहब ने बहुत अच्छी बातें, मैंने सिर्फ ये बताना चाहता था कि मुस्लिम लीग नून का तो विजन है, वो कहते हैं विजन नहीं है। मुस्लिम लीग नून का 13 का विजन जो था वो लोड शेडिंग के खात्मे का, वो मंशूर का मेंबर सेक्रेटरी मैं था, वो मैंने मंशूर तर्जमा करके सारा कुछ सुर्खियों बनाया। उसमें हमने 4 साल में लोड शेडिंग ख़त्म की, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं तो ना कारोबार है, ना कारखाना है, ना आप समझें कि खेत, ना कोई और जनाब अली घर बार है, कुछ नहीं। तो जब एनर्जी आई तो मामला ठीक हुए, पैदावार बढ़ी। दूसरा था कि हमने खारजा महाज पे बहुत काम किया। अब भी हमारा विजन ये है कि मईशत बहाल, पाकिस्तान खुशहाल। और हमारी ये मईशत जो है, खारजा पॉलिसी वो इकोनॉमिक ओरिएंटेड, यानी इक्तिसादी, आजकल तो खारजा पॉलिसी जो है वो इक्तिसादियात पर मबनी होती है। आप लोग उस मुल्कों से ताल्लुकात कायम करते हैं, उनसे माशी ताल्लुकात कायम करते हैं, अपने लिए भी कुछ अच्छाई चाहते हैं, उनके साथ भी ताउन करते हैं। यही हमारा विजन है, पाकिस्तान मईशत बहाल, पाकिस्तान खुशहाल। तो सदीकुल फारूक साहब, आप नहीं समझते ये जो अब निगरान हुकूमत जब आई है तो इससे पहले आपकी ही हुकूमत थी, एक मखलूत हुकूमत थी, और जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसमें फिर उतना ही किरदार आपका भी रहा? वो पीटीआई की हुकूमत का ततिम्मा थी। जो मुआहदे वो कर गए, जिस दलदल में वो डाल गए, जो एक मतलब है बंद टूटा था और पानी बह रहा था, हमने बड़ी कोशिश करते 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 जाके कहीं पानी को आगे रोका, और वो डिफॉल्ट का पानी था और मुल्क दिवालिया होने वाला था। बस उसको हम दिवालिया को रोक सके। साथ वो ये तय कर गए थे, फलां महीने बिजली बढ़ानी है निर्ख, फलां महीने पेट्रोल का निर्ख बढ़ाना है, फलां महीने टैक्स बढ़ाना है, फलां महीने ये बढ़ाना है। उसके हम बतौर पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे हाथ पांव वो बांध के गए हुए थे, और अगर वो रहते तो वो बर्बाद कर जाते। वो रहते तो वो एक जनरल के साथ मिलके सारा सिस्टम ये तो IMF के मुतालबात है ना। मैं फिरदौस शमीम साहब को इसमें शामिल कर लेता हूँ। फिरदौस साहब, एक तो पहली चीज ये बताइएगा, पीटीआई को अभी तक कोई निशान नहीं मिला मजमूई तौर पर, अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो प्लान बी क्या होगा अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता? आजाद हैसियत में तमाम जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं जी, हम तभी एक ही सिंबल में लड़ेंगे इंशाल्लाह, और जैसे ही ये फैसला आएगा उसके बाद आपको नजर आ जाएगा हमारा प्लान भी क्या है। जहाँ तक सिद्दीकुल फारूक साहब की बात है, तो और मैं इनके पिछले आर्गुमेंट से ले लेता हूँ। एक पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उन्होंने असेंबली में और कौम से 3 से 4 मरतबा खिताब किया और दावा किया कि मैं एक पूरी मनी ट्रेल दूंगा। आज भी वो दावा पूरा कर दें
और वो मनी ट्रेल दे दें तो मैं उनको सलाम करने को तैयार हूँ। वो मनी ट्रेल कतरी खत था। जब जवाब होता है PMLN के पास, चाहे वो हुदैबिया पेपर मिल्स हो या हेलीकॉप्टर का केस हो, हमेशा कतरी खत आएगा। जहां तक इनके सुपर पावर सुपरमैन का ताल्लुक है, एक इनके पास सुपर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, इसाक डार साहब। हमने नहीं कहा था कि हम डॉलर 200 का कर देंगे जब इन्हीं ने इख्तिदार लिया, ये उन्हीं ने कहा था। वो 200 से 300 तक ले गए, लेकिन कुछ नहीं। जब हमारी 12% के ऊपर महंगाई थी तो इन्हीं ने दावा किया था कि हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। ये इतनी दूध पीते हुए बच्चे थे कि इनको उस वक्त तक पता भी नहीं था कि कोई मुआहदे हुए हुए। इन्होंने बाकायदा ये कहा था कि 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। ये नागुफ्ता बे है, खुद आने में इक़्तिदार में आने के बाद 51% बढ़ गई। जब कोविड के ज़माने में हमारी ग्रोथ रेट कम हुई और 1.4 पे चली गई तो इन्हें बहुत शोर मचाया। आज खुद पाकिस्तान की फिगर्स आई हैं कि 18 माह का नतीजा -0.32 है, जो पाकिस्तान की बदतरीन शरह है। शहबाज शरीफ साहब को इन्हीं ने पार्टी से निकाल दिया है बदतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर, और आइंदा अच्छा फिरदौस साहब, मैं जब सदीकुल फारूक साहब से बात करता हूं तो वो अपने जो पार्टी, वो अपने सियासी करियर के अंदर या जो उनकी दौरे हुकूमत रहा उसके हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। आपसे बात कर रहा हूं तो आप बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत में क्या क्या रहा। आम आदमी के लिए आज कोई ऐसे सब्ज बाग मौजूद नहीं है आम पाकिस्तानी के लिए, तो इस किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जी मैं आपको बताऊं, आगे बढ़ने के लिए इस मुल्क को सबसे पहले जो है, इस मुल्क के अंदर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। हमें अपने इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। हमें हीलिंग द नेशन की बात करने की जरूरत है। हमें हर इदारे को, अदलिया को आज़ाद करना पड़ेगा और ख़ुद मुख्तार करना पड़ेगा, सिर्फ ज़बानी नहीं, अखली तौर पे। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और उसके अंदर जो हालात है उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में हर जगह फ़ौज का किरदार इतना उस सरश कर चुका है कि जो फ़ौज का असली किरदार है वो मस्क हो चुका है। फ़ौज जो है हमारे मुल्क की अहम तरीन इदारा है। शायद पाकिस्तान उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता इस वक्त। इनफैक्ट इट्स द ओनली इंस्टीट्यूशन लेफ्ट इन द कंट्री टुडे। देयरफॉर व्हाटएवर वी डिसाइड टू डू, इट हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले। उन्हें अपना उस रोल को और उसका इवेंचुअली विड्रॉल होना है बैक टू द कॉन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ये नया चार्टर नहीं आता तो ये मुल्क कभी भी तरक्की की राह पे नहीं जाएगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हम मुल्क में नाकाम रहे। आज 71 से लेके 2024 की सरहदों को छू रहे हैं और हमने है, लेकिन उसका हल नहीं निकलता। हल नहीं निकलता। असल सवाल तो ये है, मैं सदीकुल फारूक साहब को शामिल करता हूं एक सवाल उनके लिए भी, कि सदीकुल फारूक साहब, अब हल नहीं निकलता, लेकिन फिरदौस साहब कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अब आने वाली हुकूमत के लिए हर बंदा दावा कर रहा है, जिस तरह आसिफ अल जरदारी तो बरमला ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई भी सियासी पार्टी नहीं आएगी, हमें फिर वो छोटी जमातें या फिर एक मखलूत हुकूमत शायद देखने को मिले। PMLN भी तमाम जमातों से राब्ते कर रही है, MQM से भी राब्ते कर रही है, दीगर जमातों से भी राब्ते कर रही है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के लिए, ताकि वो उनके साथ जुड़े रहे जब हुकूमत साजी का मामला आए। एक तजर्बा हमने मखलूत हुकूमत का अभी किया है, जब ये ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर इल्ज़ामात आए, पीपल्स पार्टी ने आपकी जमात पर लगाए, आपकी जमात ने उन पर लगाए। तो क्या इस सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर एक और मखलूक हुकूमत ही पाकिस्तान को बचा सकती है? देखिए जी, ये जो उसूली बात है जो शमीम नकवी साहब ने की, वो ये है कि सब लोग बैठें, मुल्क जहां पहुंचा दिया है खुद इन्हीं PTI वालों ने, इमरान खान ने, वो बड़े नारे मार के वो वहां पहुंच गया है जहां मेक और ब्रेक का मामला है।
मैंने जो कहा था कि IMF के साथ इन्होंने जो कुछ किया, स्टेट बैंक को गिरवी रखा, नैब को लगा दिया, सरमायाकार भगा दिए, CPEC बंद कर दिया, सारी चीनी इन्वेस्टमेंट उठा के डॉक्यूमेंट्स वो IMF को दे दिए, क्या कुछ नहीं किया। जहाँ से इन्हें डिक्टेशन मिलती रही, चीन का ये बंद कर दो, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। वो सब माशी तौर पर हमें बर्बाद कर दिया। और अब ये जो बात कह रहे हैं, ये बात ठीक है, सब लोग बैठें, तमाम पार्टियां बैठें, ईमानदारी से बैठें और ये देखें कि हमने मुल्क को इस तबाही की दलदल से कैसे निकालना है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। लेकिन साथ ही मैं ये भी अर्ज करूं कि एक बलूचिस्तान की बात, कचकौरी साहब ने अच्छी बातें की। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे होता है कि अगर मैं और दूसरा बंदा आपस में मुखालिफ हैं हल्के में, तो वो यहाँ देहात में कहते हैं कि मेरा दुश्मन अगर जन्नत में जाएगा तो मैं जहन्नुम में जाऊँगा। तो वो ये होता है कि अगर एक कैंडिडेट हमारे साथ आया है तो उसका मुखालिफ दूसरी पार्टी में जाएगा ही जाएगा। इस तरह कुछ जगह बलूचिस्तान में भी हुआ। एक और बात जो है वो ये इन्होंने की, मनी ट्रेल। तो मनी ट्रेल तो आपकी सुप्रीम कोर्ट लगी रही और फिर जब आप अदालतों के पास आया तो क्या हुआ, कहाँ है वो, ना अलिफ ना बे। आपने जनाब उठा के झूठे मुकदमे, सुपरवाइजरी जज बिठा दिया, निगरान जज सुप्रीम कोर्ट का, सारी अदालतों के अख्तियारात ले लिए। जो मुकदमा नहीं था उसमें से कहीं कुछ और निकाल लिया, जुल्म किया, दुनिया सारी कहती है। और उससे अगली बात यह है भाई, आपके लीडर साहब, बाकी तो छोड़े, बरतानिया ने जो 50 अरब रुपए पाकिस्तानी या 180 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग भेजे, वो किधर हजम किए? वो अच्छा, तो ये जो सियासी इल्जामात से पहले की दोनों की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी खुशाइन थी। तमाम सियासी जमात में अब ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक की तरफ जाना, सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं एक सवाल पूछ जाता हूँ। ये इल्जाम नहीं है। हाँ जी जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है। हाँ, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तमाम सियासी जमातें जब हुकूमत में होती हैं तो ये बात करती हैं। वो PMLN जब हुकूमत में आती है तो वो ये कहती है कि सबको मिल बैठना चाहिए। PTI जब हुकूमत में आए अपने आखिरी अदवार में कहती है, अपने आखिरी वक्त में कहती है कि मिल बैठना चाहिए। लेकिन हर एक को ड्राइविंग सीट खुद चाहिए। वो चाहता है कि मैं इसको लीड करूं और बाकी सब मेरे साथ बैठें, बाकी दूसरी तरह कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह कि दो बड़ी जमातें PTI और PMLN, इन दोनों के लीडरान क्या इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। अब तक इन दोनों मामलों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फिरदौस तमीम नकवी साहब, 2018 के इंतखाबात में PTI का इन्हसार इलेक्टेबल्स पर रहा। 2024 के इंतखाबात से पहले वो इलेक्टेबल्स आपके साथ नहीं हैं, तो 2024 के इंतखाबात के अंदर तमाम नए चेहरे आपकी पार्टी में नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर की जो ताल्लुक़ है वो वकला बरादरी से है। तो क्या ये जो कैंडिडेट्स आपके जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का वोट ले पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो आपका पहला बयानिया दुरुस्त नहीं है। मुराद सईद इलेक्टेबल है, अली जैदी इलेक्टेबल है। जनूबी पंजाब से बहुत से लोग फिरदौस साहब जहाज में जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे, जिनको पार्टी में शामिल कराया। जितने लाए थे उनकी तादाद गिन लीजिए, जितने बाकी रह गए उनकी असद उमर इलेक्टेबल थे। तो आप पहले तो इलेक्टेबल की या तो डेफिनेशन दुरुस्त कर लीजिए या मान लीजिए कि हाँ ये एक हसीन इम्तिजाज था जिसमें इलेक्टेबल भी थे और फर्स्ट टाइमर्स भी बहुत थे। अब के भी जब मेरे कैंडिडेट्स को निकलने ही नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पता नहीं किसी एक वजह से दो तबकों को छोड़ा हुआ है। एक ये उलामा पे हाथ नहीं डाल रहे और दूसरे ये वकीलों पे हाथ नहीं डाल रहे, वरना आज के दौर में कोई इनसे बचा नहीं। जिस पाकिस्तान की सियासत में पहली दफा नजर आ रहा है कि ख्वातीन जो हैं इस तादाद में और इतना बेहिमाना सलूक कभी नहीं हुआ। ये मरियम बीबी की बात करेंगे, मरियम बीबी तो पत्थर लेके भी आती थी अपनी गाड़ियों में और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंकती थी, और उनके साथ जो कुछ हुआ या नहीं हुआ उसकी बात है। किसी ने 9 मई की आप ही ने जिक्र किया था अपने इब्तदाई तबसरे में, पुलिस नजर नहीं आती थी
गलती हमारी है। टेयर गैस हुई नहीं, गलती हमारी है। मिलिट्री पुलिस कहीं सामने आई नहीं, गलती हमारी है। दरवाजा बंद मिला नहीं, गलती हमारी है। रबर बुलेट चली नहीं, गलती हमारी है। टेयर गैस हुई नहीं, गलती हमारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ, गलती हमारी है। ऐसे बेतहाशा लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, गलती हमारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर अंदर नजर नहीं आया, लेकिन ज्यादातर हम ही के ऊपर हम पे इल्जाम है। हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी कर लो, दूध का दूध पानी का पानी कर लो, किसी को बख्शा नहीं। जिस तरह हम कहते हैं। फिरदौस साहब, एक अहम खबर, एक डेवलपमेंट सामने आ रही है। कुछ खबरें ये चल रही हैं आपके पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। जी, आपका आएगा, हम इसको अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। और ये भी बदतरीन किस्म की रिगिंग है, प्री पोल रिगिंग है, इनकी कांपे टांग रही हैं। और इसकी वजह से जो कुछ हो रहा है वो है, हम हर चीज का मुकाबला करेंगे। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं और अपने दोनों मेहमानों को भी ये बता दूं कि जो खबरें अब चल रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो ये सामने आया है कि उनका कहना है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम हुई है और पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया गया है। तो अब ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके हवाले से सबको इंतज़ार था और ख़ास तौर पे आपको और आपकी पार्टी को भी इंतज़ार था। आपने कहा कि जब ये फैसला आ जाएगा तो उसके बाद प्लान बी बताएंगे। तो ये फैसला अब ये आना शुरू हुआ है, अब प्लान बी क्या होगा पीटीआई का? पहले पूरा फैसला पढ़ ले, इससे कि किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा है। मैं पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं और उनको क्या चीज कमी नजर आई वो जरा देख लें। अच्छा तो पता तो अच्छा हमें अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, क्लोजिंग की तरफ जाना है। ये काम डेवलपमेंट हुई है, इसके हवाले से भी अपने नाज़रीन को आगे जाके आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस, तमीम नकवी साहब, सदीकुल फारूक साहब और जाहिद गिशकोर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।